नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त तो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। देश के लाखों ग्राहकों की गाढ़ी कमाई खतरे में है। अगर सावधानी नहीं बरती गई तो ये सभी ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। तरह तरह के फ्रॉड्स आपके साथ हो सकते हैं। आपकी गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर सकते हैं अपराधी। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में इस बात को स्वीकार किया है। अनुराग ठाकुर ने संसद को बताया कि 13 लाख लोगों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड डिटेल्स डार्क नेट पर मौजूद हैं और ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़ा है। एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि करोड़ों लोगों के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डिटेल्स, उनके बैंक अकाउंट्स, उनके फोन नंबर्स, उनके ईमेल आईडीज डार्क वेब पर मौजूद हैं। ऐसे में सवाल ये होता है कि क्या वाकई में अब आपका डेटा इतना आसान हो गया है इन लोगों की पहुंच तक कि ये डार्क नेट पर नीलाम तक हो रहा है? क्या है डार्क नेट और यहां जानकारी का पहुंचना कितना बड़ा खतरा है आपके लिए? अगर किसी के साथ फ्रॉड हो जाए तो क्या करना चाहिए और सरकारें क्यों लाचार नजर आती हैं? इस पूरे मुद्दे पर करेंगे बात। पहले मामला समझ लीजिए, रिपोर्ट देखिए। बेहद खास मेहमानों के साथ लौट रहे हैं। खतरे में हैं 5 बड़े बैंकों के ग्राहकों की कमाई। 13 लाख हो सकते हैं फ्रॉड के शिकार। सरकार ने मानी बात, लीक हुई लाखों डिटेल्स। डार्क नेट पहुंची क्रेडिट डेबिट कार्ड की जानकारी। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के खुलासों से सबके कान खड़े हो गए हैं। अनुराग ठाकुर ने संसद में बताया कि भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT इनके मुताबिक 13 लाख भारतीयों के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की जानकारी डार्क नेट फोरम पर मौजूद है। यानी 13 लाख ग्राहकों की डिटेल्स हैकर्स ने चंद पैसों के लिए साइबर अपराध की मंडी में बेच दी। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि डार्क नेट फोरम या डार्क वेब होता क्या है, ये काम कैसे करता है और किसी डेटा का यहां पहुंचना कितना बड़ा खतरा है। जब भी हम किसी ब्राउजर में कुछ सर्च करते हैं तो हमें फौरन लाखों नतीजे मिल जाते हैं। हालांकि ये पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% हिस्सा है। जो 96% हमें सर्च रिजल्ट में नहीं दिखता वो डीप वेब होता है। डीप वेब का एक बड़ा हिस्सा कानूनी है और इसका मकसद यूजर के हितों की हिफाजत करना है। डीप वेब का ही एक छोटा हिस्सा डार्क वेब है, जो साइबर अपराधियों की पनाहगाह है। इसमें ड्रग, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त के साथ डेबिट क्रेडिट कार्ड जैसी संवेदनशील जानकारियां बेचने खरीदने जैसे तमाम गैर कानूनी काम होते हैं। डार्क वेब में कारोबार का तरीका भी बेहद अलग है। डार्क वेब को साधारण ब्राउजर से एक्सेस नहीं किया जा सकता और इसके लिए किसी खास ब्राउजर की मदद लेनी पड़ती है। डार्क वेब में यूजर का IP एड्रेस लगातार बदलता रहता है, जिससे इन्हें ट्रेस करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। डार्क वेब की वेबसाइट की एंडिंग .com या .in की बजाय .onion होती है। इसमें वेबसाइट होस्ट करने वाले और सर्च करने वाले सभी गुमनाम होते हैं। यहाँ लेन देन भी बिटकॉइन या ऐसी ही किसी दूसरी वर्चुअल करेंसी में होता है। पेमेंट के लिए बैंकिंग सिस्टम की भूमिका नहीं होती है, इसलिए इन्हें ट्रैक करना आसान नहीं होता। डार्क वेब पर डेटा खरीदने और बेचने वाले एक दूसरे को नहीं जानते हैं। डार्क वेब की अंधेरी दुनिया में कारोबार करने वालों को भारी भरकम सेटअप की जरूरत नहीं होती। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की जानकारी रखने वाला कोई भी शख्स अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को बड़े आराम से डार्क वेब की वेबसाइट में बदल सकता है। लीक हुए डेटा में उपभोक्ताओं के नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, उनके कार्ड की पहली और आखिरी संख्या शामिल हैं। आपकी इन जानकारियों की बाकायदा खरीद फरोख्त डार्क वेब पर होती है, इसलिए आपकी संवेदनशील जानकारियों की हिफाजत बेहद जरूरी है। डार्क वेब के इन डार्क सीक्रेट्स के आगे सरकार फिलहाल लाचार नजर आ रही है, लेकिन आप सतर्क रहकर अपनी जानकारियां गलत हाथों में जाने से बचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो इंटरनेट की इस अंधेरी दुनिया में आपका डेटा अपराधियों के हाथ लग चुका है और इस पूरे प्रकरण में बताया जा रहा है कि 900 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड धोखाधड़ी आपके साथ हो सकता है। डार्क वेब पर $100 में आपकी डिटेल्स बेची जाती हैं। आखिर इतनी इजी एक्सेस कैसे है इन अपराधियों को आपके डेटा तक, और सरकार बड़ी लाचारी से ये कह देती है कि हम कर रहे हैं और ये मान लेती है कि 12-13 लाख लोगों का डेटा वाकई में चोरी हो गया है। क्या है डार्क वेब की हकीकत और वहां पर क्या चल रहा होता है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत माली, जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं अभीक दत्ता साहब, जो कि को फाउंडर हैं हेंसन ग्रुप के। हमारे साथ हैं आशुतोष श्रीवास्तव साहब, जो कि साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर माली, अभीक जी, आशुतोष जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अभीक जी, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। पहले जरा इस मामले को जरा समझाइए दर्शकों के लिए कि डार्क वेब में मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन का होना, वो भी मेरे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, खाता नंबर, मोबाइल फोन नंबर, इसका होना, इसका मतलब क्या है? देखिए, ऐसा है कि डार्कनेट बेसिकली इंटरनेट का एक फॉर्म है जहां पे कुछ एक इंटरनेट का फॉर्म है जो ओपन टू ऑल है, जो हम यूज करते हैं गूगल के थ्रू, सर्चेबल है। डार्कनेट एक ऐसा फॉर्म है इंटरनेट का जहां पे सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं। तो जितने भी हैकर्स हैं जो हमसे एथिकल हैकिंग करके, सोशल इंजीनियरिंग करके, फिशिंग करके जो भी हमारा डेटा चुराती हैं, इवेंचुअली वो उसको जाके डार्कनेट पे डाल देती हैं और दैट्स वेयर वहां से फिर वो आपसे बिटकॉइन के थ्रू या फिर किसी और तरह के लेन देन के थ्रू आपसे पैसा लेकर आपका डेटा जो है कोडर्स को, जिनको हम कहते हैं, उनको बेचती हैं और वो फिर कोडर्स जाके आगे उस डेटा को जनरल पब्लिक को जो है उसको ड्यूप करती हैं। वो उनको सपोज मोबाइल फोन खरीद लेंगे किसी के एड्रेस पे, फिर वो उसको जाके बेच देते हैं। तो डार्कनेट बेसिकली एक क्रिमिनल एक्टिविटी का अड्डा है, आप समझ लीजिए। ओके। और प्रशांत माली, अगर मेरा सारा डिटेल्स ऐसे अपराधियों के हाथ में है और जैसा कि अभी बता रहे हैं कि कुछ डॉलर्स, चंद रुपयों में मेरा डेटा अगर वहां पर बेचा जा रहा है, तो खरीदने वाला मेरे डेटा का करता क्या है? एग्जैक्टली, ये जो आपका डेटा होता है इसको बार्टर में बेचा जाता है। मतलब आपका जो डेटा होता है, बस डेटा का अर्थ क्या है, उसमें कुछ क्रेडिट पड़ा है ना। आपका क्रेडिट कार्ड है, उसका अगर 2 लाख का लिमिट है, उसका मतलब आपका डेटा की जो कीमत है एक्चुअल वो 2 लाख है। अगर मैं आपका डेटा उठा के क्रेडिट कार्ड के जो नंबर्स है, पासवर्ड है, पिन नंबर है, ये सब बेच देता हूँ, तो कोई 2 लाख की खरीदी कर सकता है या उसे कैश में कन्वर्ट कर सकता है जगह जगह से पैसा निकाल के। तो ये डार्कनेट में होता क्या है कि आपका 2 लाख, मेरा 5 लाख, किसी और का 10 लाख, ऐसे मिला के उसको ऐड करके, अभी समझो 100 डेबिट कार्ड या 100 क्रेडिट कार्ड्स है, उनको अगर आप ऐड कर देते हो तो उसका जो क्रेडिट है वो बन जाता है 2 करोड़। तो ये 2 करोड़ का जो क्रेडिट है वो सामने बेच देते हैं 10 लाख रुपए में। तो अभी आप समझो कि आपको इतना % डिस्काउंट मिल रहा है कि 10 लाख में आपको 2 करोड़ का क्रेडिट मिल रहा है। तो उसके खरीदार भी बहुत लोग होते हैं जिनको ये काले इसमें काम करना होता है, या जिनके पास म्यूल नेटवर्क पड़ा है, मनी म्यूल नेटवर्क। मतलब जैसे ही आपके अकाउंट में से पैसे निकाल के किसी और के अकाउंट में डाल देने से 10 लोगों के, और फिर पैसा जाके निकालने की इतनी जो इनकी गैंग है, वो इस क्रेडिट कार्ड के डेटाबेस को खरीद लेते हैं और फिर आपको लूट लेते हैं। लेकिन आपको देखो ये कैसा होता है कि पूरे 2 करोड़ इनको नहीं मिलेंगे, तो इनका रिस्क बना रहता है। ठीक समझो आपके पास 2 लाख रुपए हैं आपके बैंक में, आपका पहले 20,000 रुपए निकल जाने पे आप अलर्ट हो जाते हो और आपने क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर दिया, तो उनका जो है 1,90,000 का नुकसान हो जाता है। ऐसे ये धंधा चलता है और ये धंधे में पूरी तरह से कस्टमर सर्विस भी दी जाती है। सिर्फ कार्ड ही नहीं बेचते, ये आपको ये फिशिंग का जो सॉफ्टवेयर होता है वो पूरा उसका नेटवर्क बना रहता है। अंडर वर्ल्ड में, डार्क नेट में बहुत ही अच्छी तरह से कस्टमर सर्विस दी जाती है और इनका जो लेन देन है वो क्रिप्टो करेंसी में होता है, जो इसीलिए पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाती। पर डार्क वेब बनाया ही इसीलिए गया है ताकि आपकी, मतलब चोरों की और खरीदारों की एनोनिमिटी बनी रहे। इसको यूज करने के लिए वो जो यूज करते हैं उसे हम लोग ओनियन राउटर कहते हैं। ओनियन राउटर इसलिए क्योंकि जैसे ओनियन मतलब आपका जो प्याज है, प्याज में जितने परतें लगे होती है ताकि परतों पे परत, वैसे ही ये नोड्स लगे रहते हैं डार्क वेब पे। और ये परतों के बदौलत कौन बेच रहा है और कौन खरीद रहा है ये काफी देर तक सीक्रेट ही रह जाता है। ये बड़ा सनसनीखेज आपने खुलासा किया है। यानी कि सीधे सीधे कहें आशुतोष श्रीवास्तव, तो सीधे सीधे इंटरनेट की दुनिया में एक पैरेलल वर्चुअल क्रिमिनल बैंकिंग सिस्टम चल रहा है
हमारी सरकारों हमारे सिस्टम के नाक के नीचे, और हम सिर्फ ये कह देते कि हाँ ओके आपका डेटा लीक हो गया है, हम कर रहे हैं छानबीन। इतनी लाचार हैं तंत्र और सरकारें? जी देखिए, सरकारें इस पे अपना काम कर रही हैं। आप अगर देखेंगे तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसको हम मेईटी के नाम से कहते हैं, उसमें उन्होंने एक इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT बनाया है, जो इसके ऊपर काम कर रही है और इससे जो रिलेटेड जितना भी डेटा है वो निकालने की कोशिश कर रही है कि ऐसी कितनी जो है एजेंसीज हैं मार्केट में जो इस तरह से जो है डेटा को दे रही हैं, जो कि बहुत रिस्की है। और हमारे जो लोग जिनके बैंक अकाउंट्स हैं, जिनके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स वो यूज करते हैं, उसका ये इंफॉर्मेशन जो यहाँ वहां जा रहा है, इसके ऊपर वो कंट्रोल करने का काम किया जा रहा है। और जैसे अभी आपने स्टार्ट में ही बताया, जो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये उसको पूरी तरह से जो है कंट्रोल में लाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जैसे मैं बताऊं कि जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं, जो फिशिंग का काम करते हैं, या जो हैकर्स हैं, वो इतने ज्यादा एक्सपर्ट्स हो चुके हैं और इतने नए टेक्नोलॉजीज को वो यूज कर रहे हैं कि उनको काबू में लाना, पकड़ में लाना जो है इतना भी आसान नहीं है। बट हाँ, मुझे लगता है कि इसके ऊपर अब इनिशिएटिव्स काफी लिया जा रहा है। और जो डार्क वेब है, ये काफी जो है शुरू हुआ जो है 2020 से तो काफी बड़ा है, ड्यूरिंग लॉकडाउन जो है काफी बड़ा है। और मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से एजुकेशन जो है देने का काम कर रहा है CERT, लोगों को जागरूक बना रहा है कि किस तरह से उनके पैसे के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है, किस तरह से उनके अकाउंट से पैसा जो है दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है, और उनको कितना सतर्क रहना चाहिए, कितना रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, और अपने डेटा को कितना प्रोटेक्टेड रखना चाहिए, इसके ऊपर मुझे लगता है कि काफी जो है एजुकेशन दिया जा रहा है। बिल्कुल आशुतोष, आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि गवर्नमेंट एजेंसीज तो लोगों को जागरूक करने की कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या जागरूकता से हो जाएगा? क्या आप ये जो पैरेलल वर्चुअल क्रिमिनल बैंकिंग सिस्टम चल रहा है वर्चुअल वर्ल्ड में, डार्क वेब में, क्या आप इसको कंट्रोल करने, इसको एक्सपोज करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं ले सकते? आप जनता पर, ठीक है जागरूक कीजिए जनता को, लेकिन कभी कभी बार इतनी थिन लाइन होती है कि आदमी को पता ही नहीं होता है कि मैं फ्रॉड का शिकार हो रहा हूं या नहीं हो रहा हूं। इस पर छोटी सी चर्चा करेंगे। तो आपकी संवेदनशील जानकारियां, आपका डेटा, आपके बैंकिंग से जुड़ी हुई जानकारियां डार्क वेब पर बिक रही हैं और वो हाथ लग चुकी हैं ऐसे लोगों की जो इसका फायदा उठा सकते हैं। सरकार ने खुद इस बात को माना है कि 13 लाख ऐसे डेटा हैं जो डार्क वेब पर मौजूद हैं और उनको रोकने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या किया जाए, कैसे बचा जाए, और इस डेटा का डार्क वेब पर होने का मतलब क्या है? अभी क्या सिर्फ 13 लाख ही हैं? क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट आती हैं, लगातार रिपोर्ट्स आती हैं, कभी 70 लाख का आंकड़ा आता है, कभी 1 करोड़ का आंकड़ा आता है, और पिछले साल तो एक पेमेंट गेटवे कंपनी के डेटा लीक के बाद 10 करोड़ का आंकड़ा बताया गया था, हालांकि ये दुनिया भर का था। कितना है एक्चुअल में? जो सरकार कह रही है 13 लाख, सिर्फ इतना ही है या इससे ज्यादा हो सकता है? देखिए, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ये तो गवर्नमेंट के जो हमें पता चलता है और गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आती है, जो डेटा पब्लिश होता है, जैसे जी न्यूज़ पे मैं पढ़ रहा था तो 1.3 मिलियन था, बट और भी जब मैंने रिसर्च की तो पता चला कहीं पे करोड़ों भी है। सो यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। जो भी पब्लिक डोमेन में आएगा, जो एजेंसीज पब्लिश करेंगी, वही हमें पता चलेगा। और सिक्योरिटी पे आप ये कह रहे थे, आप पहले बात कर रहे थे कि क्या जनता का ही अवेयरनेस से ये सब कुछ मामला सुलझ जाएगा? बिल्कुल। तो ये वैसा नहीं है। आपको IT सिक्योरिटी को बिल्कुल एक लेमैन लैंग्वेज में समझना पड़ेगा। इस सड़क पे अगर मैं चल रहा हूँ तो मुझे सिर्फ लेफ्ट साइड पे चल के मैं सिक्योर नहीं रह सकता, या मैं ये ट्रैफिक सिग्नल को देख के सिक्योर नहीं रह सकता। मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि गाड़ी वाला अपना रूल्स फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ट्रैफिक लाइट चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर कोई ट्रैफिक लाइट को ब्रेक कर रहा है तो क्या गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले रहा है? IT सिक्योरिटी भी वैसी है। पब्लिक अवेयरनेस तो इट इज अ पार्ट टू इट, राइट? मैं अवेयर हो सकता हूँ, बट क्या जो बैंक्स हैं, आर दे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ताकि उसको ब्रीच नहीं किया जा सके, उसको हैक नहीं किया जा सके? क्या गवर्नमेंट अपना अपना जो उसका रोल है वो निभा रही है? और इनकेस अगर ब्रीच होते हैं तो क्या गवर्नमेंट एक्शन ले रही है? तो उसको होलिस्टिकली देखना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस इज अ बिग पार्ट ऑफ इट, बट नॉट द एंटायर पीस। बिल्कुल। और माली साहब, IT मिनिस्ट्री ने तो माना था पिछली बार, ये अगस्त 2020 तक 7 लाख साइबर हमले हुए हैं। 2019 के पूरे साल में तो 4 लाख हमले हुए।
सारे डेटा हमारे सामने है, सरकारें मान रही हैं लाखों हमले हो रहे हैं और ये हमले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, नेशनल थ्रेट बन गए हैं। हमने देखा है कि ये आम लोगों की डिटेल्स ही नहीं, नेशनल इंपॉर्टेंस के जो संस्थान हैं वहां तक के डेटास को लीक करने की कोशिश की जा रही है। उसके बावजूद हम एक ठोस तंत्र क्यों नहीं बना पा रहे हैं? ये जो ऑनस्लॉट है साइबर सिक्योरिटी का और ये जो साइबर वॉरफेयर में बदल चुका है, हमारे भारत में काफी इकोनॉमिकली वायबल और इम्पोर्टेंट डेटा है, जिसके पीछे सिर्फ अंडरवर्ल्ड ही नहीं, मतलब डार्क वेब के लोग ही नहीं, जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं वो भी पड़े होते हैं इसके ऊपर। हमारे यहाँ क्या है कि सारी चीज सरकार ही नहीं कर सकती, कहीं सारी इसकी जो चीजें, अभी ये जो डेटा लीक हुआ है, ये बैंकों का डेटा लीक हुआ है, सरकार का उसमें डायरेक्ट रोल है नहीं। सरकार ने, आरबीआई का जो रेगुलेटर है उसने बता दिया है कि आपको ये पॉलिसी बनानी है, बैंक्स जो है वो पॉलिसी नहीं बना रही, लेकिन सरकार का इसमें वो रोल है कि इन्हें उचित दंड नहीं करती, इनके लाइसेंस कैंसिल होने तक की नौबत नहीं आती। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये उतना ही काम करेंगे जितना इनको आरबीआई के जो गाइडलाइंस में बोला जाता है, इसके ऊपर जाके जो आपका और मेरा डेटा, इसको बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरी ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो डेटा लीक हुआ है ये करोड़ों में लीक हो जाता है, और एक बार लीक हो गया ना, आप उसको कुछ कर नहीं सकते। मतलब यहाँ भारत सरकार भी उसको कुछ नहीं कर सकते, भले आप जाके पार्लियामेंट में बताएं कि इतना सारा डेटा लीक हो गया, इसके बाद डेटा लीक ना हो उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए भी अभी पॉलिसी मौजूद नहीं है हमारे पास कि इतने सारा डेटा लीक होने के बाद एक्शन लेने वाला कायदा कानून ही नहीं है हमारे पास। सर्टिन के रूल्स में कुछ लिखा हुआ है, आईटी रूल्स 2011 में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन उसके अगर लीक होने के बाद में जो दंड लगाना है आपको, उसके प्रावधान नहीं है। इसीलिए बार बार बैंकों को पता है कि उनका डेटा डार्क वेब में अवेलेबल है, उनको कई बार ये जो प्राइवेट एथिकल हैकर्स होते हैं वो भी वार्न कर जाते हैं इनको कि आपका डेटा यहाँ मिल रहा है, इतने कीमत में मिल रहा है, ये आपके साथ हो सकता है, फिर भी ये नहीं कर सकते। अपनी बड़ी बड़ी जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको पता होने के बाद भी उनको लूटा गया है। Exactly. ये जो इनकी नाराजगी है, इसको सरकार पे कुछ, इनको दंड लगा के कुछ करना जरूरी है साइबर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आशुतोष। जब हम जानते हैं कि नए जमाने की जो करेंसी है वो डेटा है, डेटा सिर्फ एक अब छोटी मोटी बात नहीं रह गई है, वो अब एक करेंसी है, वो आपकी एसेट है और नेशनल एसेट हो सकता है। तो ऐसे में सरकारों को अब क्या करना चाहिए, किस तरह के कदम अब उठाने की दरकार है? देखिए मुझे जैसे लगता है कि जैसे यूरोपियन कंट्रीज में भी अगर हम देखें तो जो है डेटा प्रोटेक्शन लॉज बने हुए हैं। हमारे यहाँ इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन लॉज नहीं है, इसलिए जो है जो एक डेटरेंट जो है लॉ बनाने की जरूरत है डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड, ताकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वो डेटा को इम्पार्ट करता है या उसको शेयर करता है डेटा को किसी और के साथ, तो उसके ऊपर जो है स्ट्रिक्ट जो है पनिशमेंट का प्रोविजन होना चाहिए और साथ में हेवी पेनाल्टीज का भी प्रोविजन होना चाहिए, तब जो है इसको काफी कंट्रोल में किया जा सकता है। अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी हमारा देखेंगे तो हमारा जो पुराना जो लॉ था आईटी एक्ट 2000 का, वही चल रहा था अभी तक, और उसमें अब जाकर के सर्टेन अमेंडमेंट किया गया है। अभी 2020 में जाकर के उसमें नए प्रोविजंस लाए गए हैं। हालांकि अभी मुझे जो लगता है कि इसमें काफी एक्सपर्ट्स का जो है को गवर्नमेंट को जो है लाना चाहिए, और जो है आईटी को किस तरह से जो फ्रॉड्स को कम किया जा सकता है उस पर और कार्रवाई करनी चाहिए। अभी जैसे हमने जो बनाया, जैसे नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, उसको और इंक्रीज करना चाहिए, या फिर जो साइबर स्वच्छता जो केंद्र बनाए गए हैं उसको भी और बढ़ाना होगा। हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं जहाँ पे क्राइम रजिस्टर होता है इस तरीके का, उनकी ट्रेनिंग की जरूरत है, उनको काफी टेक्निकल नो हाउ देने की जरूरत है, ताकि अगर किसी के साथ ऐसा कोई क्राइम हो और वो जाए और कंप्लेंट करे तो उसके ऊपर इमीडिएट जो है कार्रवाई हो, उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, और जो भी कल्प्रिट है उसको पकड़ने के लिए जो बेस्ट मेथड्स हो सकता है टेक्निकली, उसको अडॉप्ट करने की जरूरत है। और बिल्कुल, क्योंकि डार्क वेब पर मौजूद ये जो क्रिमिनल्स हैं, ये जो वर्चुअल क्रिमिनल्स हैं, ये आपके छोटे छोटे लूपहोल्स का फायदा उठाते हैं। उन लूपहोल्स को आप पॉइंट आउट कीजिए, उन पर काम कीजिए, उनके लिए नीतियां बनाइए, काम हो जाएगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होनी चाहिए, बस एक विल पावर होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे रही होगी। जाते जाते अभी हमारे दर्शकों के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे, ऐसी बातें जो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए ताकि जाने अनजाने उनका डेटा कहीं डार्क वेब पर न बिक जाए? राइट, तो आप अभी पीपल वाला पार्ट टच कर रहे हैं इस हैकिंग का।
तो एज अ कॉमन मैन मुझे और आपको अपना डेटा कहीं भी शेयर नहीं करना है। बहुत सी बार अगर हम होटल में हैं तो फोन कॉल आता है कि आपका क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन बता दीजिए, मैं होटल के रिसेप्शन से बोल रहा हूँ, आपको वो शेयर नहीं करना है। आपको अगर कहीं बैंक से कॉल आ रहा है कि आप अपना CVV बता दीजिए, ये OTP आए, वो शेयर नहीं करना है। जीरो ट्रस्ट पॉलिसी के साथ आपने बिहेव करना। दैट मीन्स अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किसी को शेयर नहीं करना है एज लॉन्ग एज आप बैंक में नहीं है। तो फॉलो जीरो ट्रस्ट रूल। बिल्कुल, तो बिल्कुल भी लापरवाही इस पर नहीं करनी है, क्योंकि सरकार ने इस जवाब के साथ साथ, जिसमें अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया, उसके साथ साथ एक और बात कही है कि अगर आप अपनी जानकारी, अपना OTP किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, और सेम हैपेंस विद आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अगर आप अपना डेटा खुद किसी के हाथ में दे रहे हैं, जाने या अनजाने, और अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। इसलिए आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रशांत माली, थैंक यू, आपने वक्त निकाला। अभीक दत्ता, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। आशुतोष श्रीवास्तव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था आज का आपकी खबर आपका फायदा। इजाजत दें, देखते रहें जी बिजनेस। नमस्कार।